बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी या बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 इसका जो वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, इसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 ऑसिलेशंस जो है उसका पहला लेक्चर जो है वो करने लगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी सर आ रहा है। जी ठीक है। तो आज हम अपना पहला जो क्वेश्चन है ऑसिलेशंस वाले चैप्टर का, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि हम इसको 2 लेक्चर्स में कवर कर सकें, लेकिन ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये ऑसिलेशंस वाले चैप्टर का आप समझ लें कि इसकी बेस है। इस आज के लेक्चर को समझे बगैर आपको अगले लेक्चर्स की समझ नहीं आ सकेगी, तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको हमने लेकर चलना है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिफ़ाइन करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। राइट डाउन इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सॉल्व फॉर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा काम हमने क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आएगी, उसको हम देखेंगे। फिर हम उसके लिए उसका सलूशन निकालेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर लाइट ऑफ हो चुकी है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ नेट को दोबारा से। जी सर आ रहे हैं। ओके जी। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि हमने क्या कुछ फाइंड करना है। एक तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, हमने टाइम पीरियड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहा है। फिर हमने एक्सेलरेशन और एनर्जी के रिलेशन जो हैं ये बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो हम स्टेप वाइज इसको देखते हैं कि किस तरह से लेके चलेंगे। सबसे पहले आपने एफएससी में भी ये बात पढ़ी हुई है कि हर ऐसी मोशन या हर ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ये देखें, डायरेक्ट रिलेशन है, और साथ नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पॉइंट। तो हर ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देखते हैं जी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे राइट लेफ्ट मूव करता जाए, अप डाउन मूव करता जाए, इस तरह से मूव करे। जैसे मैं आपको यहाँ पर चलें दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है। ये फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पड़ा हुआ है। अब फ़र्ज़ करें ये इसका मीन पॉइंट है जो, या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके छोड़ दें, तो जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो हर ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट पहले एक तरफ जाए, पहले ये देखें, पहले एक तरफ जाए, फिर वापस आए, एक फ़िक्स पॉइंट से गुज़रे, फिर दूसरी तरफ जाए और फिर वापस आए, हर ऐसी मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन का ही दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन। तो वो कह रहे जी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and always directed towards the mean position is called simple harmonic motion। तो सबसे पहले हमने simple harmonic motion को define कर दिया। उसके बाद इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से 2 एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं, सिंपल पेंडुलम की भी, स्प्रिंग मैस सिस्टम की भी। स्प्रिंग मैस सिस्टम की तो मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर शो भी कर दी है।
अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करें तो हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम जो है वो कुछ इस तरह का होता है। एक बॉब होता है जिसको हमने स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड किया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें किसी एक डायरेक्शन में, फ़र्ज़ करें यहाँ डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके हमने इसको छोड़ दिया, तो अब इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन आ जाएगी। यानी पहले ये इस तरफ जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ये काम चलता जाएगा। इसके ये जो एक्सट्रीम पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। फ़र्ज़ करें मैं इनको ए और ए प्राइम से ज़ाहिर कर देता हूँ, और ये जो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हम मीन पॉइंट भी कहते हैं, ये दरमियान में ओ से ज़ाहिर किया गया। इसी तरह स्प्रिंग मैथ सिस्टम में भी आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, ए और ए प्राइम। तो ये 2 एग्जांपल्स जो यहाँ पर मेंशन भी हैं, मैंने यहाँ पर आपको शो भी कर दी हैं, और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आगे चल के हम वो पढ़ेंगे भी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप ये हेडिंग देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हर ऐसा सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट करे या ऑसिलेट करे उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम कंसिडर कर रहे हैं वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, ठीक है, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इसमें वो कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहा है, जैसे मीन पोजीशन का जिक्र किया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मीन पोजीशन के बारे में बता के आया हूँ। ये ऐसी पोजीशन है जिस पर ऑब्जेक्ट शुरू में होता है, यानी आपने ऑब्जेक्ट को अभी मूव नहीं किया और उस वक्त ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा उसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे या मीन पोजीशन कहेंगे। इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स का जिक्र है। रिस्टोरिंग फोर्स का जिक्र करने से पहले हमें हुक्स लॉ का जिक्र करना चाहिए। फ़र्ज़ करें दोबारा से मैं वही वाला एक सिस्टम बनाता हूँ, स्प्रिंग मैथ सिस्टम। ये फ़र्ज़ करें स्प्रिंग है और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, आपको इमेज नज़र आ रहा है सबको? जी सर आ रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है जी, ये इसकी जो पोजीशन है इसे आप क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिस लाइन के अलोंग मैंने इसको मूव करवाना है। इस पॉइंट को मैं एक्सट्रीम पॉइंट ए और इस तरफ वाला जो पॉइंट है इसे एक्सट्रीम पॉइंट ए प्राइम कह देता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब हमने करना ये है, मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, यानी मैं इसको मेन पॉइंट से थोड़ा अवे मूव करना चाहता हूँ। मेन पॉइंट से जितना ज़्यादा अवे मूव करना चाहूँगा, फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ तक लेके आया, यानी मेन पॉइंट से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ़र्ज़ करें वो x है, तो x डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर मैं उसे F का नाम दूं, तो फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। और इसी अप्लाइड फोर्स का ये जो रिलेशन मैंने सामने लिखा है इसे ही हुक्स लॉ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं और इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो k आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। और स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो वो क्या बनेगा, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट का SI यूनिट क्या बनेगा, वो बनेगा जी फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। तो ये मैंने अभी जो कुछ भी लिखा है ये सिर्फ हुक्स लॉ के बारे में है। हुक्स लॉ हमें ये कहता है अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करूं, अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मैं लिखूंगा जी लाइट ब्लू कलर से। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाके छोड़ देता हूँ,
तो वो ऑब्जेक्ट वापस आएगा। वो ऑब्जेक्ट क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग में जब हमने एक्सटेंशन पैदा की थी तो स्प्रिंग की कोशिश थी कि वो वापस अपनी असली जगह पर जाए, यानी ऑब्जेक्ट को वापस मेन पॉइंट ओ पर लेकर आए। स्प्रिंग की ये वाली जो फोर्स है इसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है जो मैंने अभी अभी ब्लू कलर में बनाई है। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ आएगा, यानी एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ आएगा। कौन सी फोर्स की वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब हमने तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है तो ये मीन पॉइंट की तरफ आएगा। अब मीन पॉइंट पे आकर ये नहीं रुकेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनर्शिया की कोशिश ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहे। तो इनर्शिया की वजह से वो मीन पॉइंट से आगे निकल जाएगा। जब वो मीन पॉइंट से आगे निकलेगा तो अब दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स फिर लगना शुरू हो जाएगी, यानी अब स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा और कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग की कोशिश होगी कि वो दोबारा ऑब्जेक्ट को ओ की तरफ लेकर जाए। यानी अगर ऑब्जेक्ट ओ से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो स्प्रिंग की कोशिश है कि वो ओ की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ जाए। यानी स्प्रिंग जो है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा से लगाना शुरू कर देगा जिसकी डायरेक्शन राइटवर्ड होगी। यानी जब ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट से राइट साइड की तरफ था तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्टवर्ड लग रही थी। जब ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ आया तो रिस्टोरिंग फोर्स राइटवर्ड लगना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स ने हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही लगना है। ठीक हो गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो फिर ऑब्जेक्ट को रोकना शुरू कर देगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है ये जा रहा है मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट ए प्राइम की तरफ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसे आहिस्ता आहिस्ता रोकते रोकते एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर उसको फुल रोक देगी। ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर वापस मेन पॉइंट की तरफ आना शुरू कर देगा। अब वो दोबारा से मेन पॉइंट की तरफ क्यों आ रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यानी अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को समराइज़ करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट से मेन पॉइंट की तरफ क्यों आता है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ क्यों जाता है? इनर्शिया की वजह से। यानी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन दो पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की रीजंस क्या हैं? दो रीजंस हैं, इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो एक्सट्रीम पॉइंट पर जाके रुकता है और वापस मीन पॉइंट की तरफ आता है, और इनर्शिया की वजह से वो मीन पॉइंट पे नहीं रुकता और एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाता है। इन दोनों रीजंस की वजह से ऑब्जेक्ट मुसलसल वाइब्रेट करता रहता है। आपको इस पूरी एक्सप्लेनेशन की समझ आ गई है सबको? जी सर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंबॉलिकली मज़ीद यहाँ पर शो कर देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एक बात याद रखें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट से अवे होती है। मीन पॉइंट से अवे। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे है तो फिर भी मीन पॉइंट से अवे, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है फिर भी मीन पॉइंट से अवे। यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो मेन पॉइंट से अवे होगी, चाहे राइटवर्ड हो चाहे लेफ्टवर्ड हो। ठीक हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पॉइंट की तरफ होगी। ये बात हो गई। अब तीसरी बात ये है कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, आप मुझे ये बताएं ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वक्त कौन सी फोर्स लग रही है? एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है? जी बताएं ज़रा। फोर्स लग रही है। रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है जी, जैसी फोर्स होगी वैसा ही एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी भी यही डायरेक्शन होगी जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ है तो एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है, अगर ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट से लेफ्टवर्ड है तो एक्सेलरेशन राइटवर्ड है। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स अ मीन पॉइंट ही होनी है। तो एक मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया, एक मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया, और एक मैंने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर बात की है। ठीक है।
तो ये था आपका सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बुक की जो लाइंस हैं उसमें आपने सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन वगैरह देखनी है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। वाइब्रेटरी मोशन में ये सारी स्टोरी है, ये भी आप देख लीजिएगा एक दो दफ़ा। जो कुछ मैंने आपको बताया है उससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, कि जब मैं आपसे ये कह रहा था कि ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही थी और वो थी रिस्टोरिंग फोर्स। और ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया इन दो चीज़ों का रोल था। यानी हम कह सकते हैं कि इस वक्त ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अप्लाइड फोर्स को हुक्स लॉ की मदद से हमने लिखा था के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम लिखेंगे तो उसको माइनस के एक्स लिखेंगे। माइनस के एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। अगर आप गौर करें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ये देखें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है ये हमेशा अवे होती है, मीन पॉइंट से अवे। और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होती है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। बाकी रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो उसी हुक्स लॉ की मदद से ही लाएंगे, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। जी, ये आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब चूंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर है, यानी एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ को भी हम रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप देखें एक्सेलरेशन किसके इक्वल लिख दिया है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लिख दें, चाहे आप सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दें, एक ही बात है। यानी चाहे आप लिख दें डी वी ओवर डी टी, चाहे आप चाहे आप v की जगह लिख दें d ओवर डी एक्स डी टी इंटू एक्स, यानी ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d2 ओवर डी टी स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया। दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर किया तो आपके पास ये वाली एक इक्वेशन बन गई। इसमें फिर जो मैस है उसको राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया तो k ओवर m हो जाएगा। फिर इस सारी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, आपको मेरा ख्याल है इस बात की समझ आ जाएगी। ये देखें, पहले हमने क्या किया जी, पहले हमने किया जी डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। फिर आप इस टर्म को इस तरफ ले गए, जब वो इस तरफ आ जाएगी तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। और यही जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। यानी जो इक्वेशन आज हमने बनानी थी वो ये बन चुकी है। अब अगला काम है इस इक्वेशन का सलूशन। अब नेक्स्ट हम जो कुछ भी करने लगे हैं वो इस इक्वेशन का सलूशन निकालने के लिए करने लगे हैं। सलूशन निकालने से पहले सबसे पहले हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता चलेगी, वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा। वेलोसिटी के फार्मूला के बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आएगा। किस तरह से ये अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख ली। ये जो सेकंड डेरिवेटिव था उसको अलग अलग कर दिया, सिंगल डेरिवेटिव अलग कर दिया। ये जो k ओवर m आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह हमने खुद से एक कांस्टेंट पुट कर दिया, ओमेगा का स्क्वायर। ये खुद हमने पुट किया, इसको हम जब मर्ज़ी दोबारा वापस रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। dx ओवर dt इसकी जगह आपने वेलोसिटी लिख दिया, बाकी वैसे का वैसा। अब इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया खुद, ठीक है। अब क्या बन गया, अगर आप गौर करें तो ये बन गया है वेलोसिटी, यानी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने इसकी जगह वेलोसिटी लिख दिया, ये वाला dv यहाँ पर वैसे ही मौजूद है
और नीचे वाला dx भी वैसे ही आ गया। अब ये जो dx आपको नज़र आ रहा है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन सामने आपको नज़र आ रही है, एक इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी एज अ वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट एज अ वेरिएबल है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी पावर फार्मूला लगेगा v² डिवाइडेड बाई 2, राइट हैंड साइड पे भी पावर फार्मूला लगेगा x² डिवाइडेड बाई 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको हम c से जाहिर कर देते हैं। अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है 2c। अब नेक्स्ट आपने इस इक्वेशन में इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है और इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात करता हूँ। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर हो, ऑब्जेक्ट अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे है यानी उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ये देखें, फ़र्ज़ करें ये मैं वाइब्रेटरी मोशन को यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये मीन पॉइंट है, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। जो राइट साइड पे एक्सट्रीम पॉइंट है इसे पॉजिटिव एक्सएम से जाहिर कर दें, जो लेफ्ट साइड वाला एक्सट्रीम पॉइंट है इसे माइनस एक्सएम से जाहिर कर दें। तो अगर बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सएम पुट करेंगे। चाहे एक्सएम पुट कर दें, चाहे डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस एक्सएम पुट कर दें, तो ये हमारी मर्ज़ी है, आंसर जो है वो एक ही जैसा आएगा। अब आप देखें आपने क्या किया, आपने x की जगह पर xm का स्क्वायर xm पुट कर दिया, वेलोसिटी की जगह पर आपने पुट कर दिया 0। तो इस तरह से रीअरेंज करके 2c जो है इसके इक्वल बन गया। तो आप 2c की वैल्यू पुट कर दें। 2c की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, आप पुट कर देंगे 2c की जगह पे ओमेगा स्क्वायर xm का स्क्वायर। ये मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, v² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c की जगह हमने पुट करना है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्सएम का स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्सएम को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के दो आंसर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ जो है इनका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा होगा यानी लेफ़्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम की तरफ, ये देखें, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी को आप पॉजिटिव कहेंगे और अगर ऑब्जेक्ट वापस लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी को आप नेगेटिव कहेंगे। सिर्फ इसका ये मतलब है। अब देखें, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। अगर आप ये कंसिडर करें कि ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से गुजर रहा है तो आपको x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे, कहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, ओमेगा इंटू एक्सएम, और फिर ओमेगा की वैल्यू आपने वापस पुट कर दी। हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि k/m की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया है, तो फिर यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, k/m का स्क्वायर रूट। इसको वापस हमने पुट कर दिया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह मिनिमम वेलोसिटी कब आएगी, जब हम ये कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x की जगह क्या पुट करते हैं, xm। जब आप x की जगह xm पुट करेंगे, x की जगह xm पुट करेंगे यानी ये x की जगह आपने xm पुट कर दिया, ठीक है, तो दोनों xm जो है वो सेम हो चुके हैं, वो दोनों कैंसिल करेंगे और आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ तक हमने क्या किया, वेलोसिटी की वैल्यूज़ निकाली हैं। वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकाली। अब अगला काम जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए है। इसके लिए हम वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे। ये वेलोसिटी का रिलेशन आपके सामने है। अब इसमें हमने क्या करना है, आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम चूंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। किया हमने क्या है, टाइम को एक तरफ ले गए और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है इसको यहाँ डिवाइड कर दिया।
अब देखें डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म जो है ये dx के साथ डिवाइड हो रही है और dt जो है वो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक फार्मूला जो है वो हमने प्लस में लिख दिया और एक फार्मूला माइनस में लिख दिया। हम जानते हैं आपने ये मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है उसमें शायद पढ़ भी लिया हो, एफएससी में तो ज़रूर पढ़ा हुआ है कि एक जो है वो कॉज इन्वर्स का फार्मूला बनता है और दूसरा साइन इन्वर्स का फार्मूला बनता है। अच्छा, आपने इन फार्मूलों को जो रट्टा लगाया था वो आपने कुछ इस शक्ल में लगाया था। जो स्क्वायर रूट वाली टर्म थी ना वो आपने इस तरह लिखी थी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो a है ये कांस्टेंट था। जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी जगह हमने क्या लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड xm, यानी a की जगह xm लिखा हुआ है, बस ये फ़र्क है। और यहाँ पर ये जो आपको फाई नज़र आ रहा है दोनों तरफ, दिस फाई इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों कॉज इन्वर्स और साइन इन्वर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो वो सिंपल साइन और कॉज में शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपके पास बन गया xm को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट के आपके पास दो फार्मूले आ गए, एक आ गया xm cos ओमेगा टी प्लस फाई और दूसरा आ गया xm sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये दो आपके पास फार्मूले आ गए। अब इसमें अगर हम एम्पलीट्यूड को डिफ़ाइन करना चाहते हैं या एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, अच्छा आप ऐसा करें, टाइम क्या हुआ है ज़रा ये बताएं। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी टॉपिक का सेकंड पोर्शन देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने वेलोसिटी का रिलेशन बनाया है और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाया है, तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।